हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास NIS सामाजिक अध्ययन का TMA। स्टूडेंट्स, TMA स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी हम शुरुआत करते हैं आज के TMA की। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो TMA है ये टोटल हमारा 20 नंबर का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा ये 2 नंबर में आएगा और इसका जो का वाला भाग है, फर्स्ट पार्ट है, हमने वो उठाया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की पहचान और वर्णन करो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में से ही लिया गया है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ था, तो वो है। और स्टूडेंट, ये इसके बारे में जो है आप उतार सकते हो, देख लो पूरा। देखिए, पूरा का पूरा आपको ऐसे उतारना है और ये आपका बस इतना ही है, ये 2 नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसी के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ये भी आपका 2 नंबर में ही है और इसका हमने फर्स्ट वाला पार्ट लिया है। अपने क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कोई 2 उपाय सुझाओ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 2 उपाय हैं। पहला जो है पेड़ों की कटाई को रोक करके, उसके बाद दूसरा है जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर, और थर्ड भी हमने इसका ले लिया है प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करके। ठीक है, तो एक बार फिर आप ये सारा क्वेश्चन देख लो और आपके यहाँ पे हो गए हैं टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक कर्तव्य भी मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करना है। मौलिक कर्तव्य भी मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही किसी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति में समान योगदान देते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच गहरा संबंध है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है। यदि लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो दूसरों के अधिकार जो है उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसका हमने ख वाला पार्ट लिया है। अपने आसपास के क्षेत्रों में किसानों के सामने आने वाले किन्हीं 4 चुनौतियों की पहचान कीजिए। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए प्रत्येक चुनौती के लिए एक उपाय भी सुझाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहता है कि किसानों के जो चुनौतियां, जो उनको प्रॉब्लम आती हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसके साथ उसका सॉल्यूशन आपने बताना है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी है समस्याएं। पहली जो है फसल पर सही मूल्य प्राप्त नहीं होना। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा कि बेचारे जो भी फसल करते हैं और जितनी उस पर मेहनत लगती है, और वो जो जब तक वो बाज़ारों में जाते हैं और बाज़ार के बाद जब वो सब लोग जो उसका उपयोग करते हैं तो वो रेट उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, इसी का दूसरा देखेंगे टिकाऊ कृषि तकनीकी उपकरणों का अभाव। टिकाऊ का मतलब जो सही भी हो और जिनको वो खरीद सके। कृषि की टेक्निकल मतलब जैसे उनके पास पहले जैसे हल से खेती करते थे, अब उनकी जगह ट्रैक्टर का यूज़ होने लग गया है। ठीक है, तो ऐसे गेहूं को काटने वाली मशीन, तो उसमें बच्चे ज़्यादा टाइम लगता है अगर अपने हाथ से काम करो। लेकिन अगर तकनीकी उपकरणों का उपयोग करो तो जल्दी काम हो जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी, तो उनका भी वहाँ पे अभाव है। ठीक है, समय पर पानी की कमी। अब ऐसा भी होता है कि कई जगह जो है वर्षा ही ना हो या क्या कहते हैं वहाँ पे सूखा रहे, पानी भी बहुत कम मात्रा में हो, तो वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। परिवहन की सुविधा की कमी। अब मान लो सड़क टूटी हुई है या फिर उनके पास विकल्प नहीं है अपने सामान को, अपने जो अनाज वगैरह होता है या जो अपनी फसल होती है उसको मार्केट में ले जाने के लिए, तो वो उनको प्रॉब्लम आती। तो ये 4 हमारी हो गई थी, एक पीछे हमने भी कराई और 3 हमारी ये है। और इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका उपाय। ठीक है,
पहला, फसल पर सही मूल्य प्राप्त करवाना। ठीक है, कैसे करवाएंगे? किसान की फसल पर सही मूल्य प्राप्त कराने के लिए प्रोडक्ट की उचित मार्केटिंग करने को कहेंगे। इसके क्या गुण है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। ठीक है, जैसे काले गेहूं का बीज, यह बीज हृदय रोगी और डायबिटीज़ के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है। आप समझ गए क्या करना है, उसका उपचार सब जगह जो उसका प्रचार जो है हमें करना है कि ये जो है किस तरीके से आपको फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे फिर उसकी जो है मूल्य में बढ़ोतरी होने लग जाए। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, टिकाऊ कृषि तकनीक उपकरणों की जानकारी। कृषि वानिकी जैविक कृषि तकनीकें छोटे ग्रामीण पैमाने पर अधिक टिकाऊ है और व्यावहारिक है। गरीब किसानों को इन तकनीकों के बारे में सीखने और उन्हें लागू करवाने में हम मदद करेंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। तीसरा, समय पर जल आपूर्ति करवाकर फसलों को उगाने और मानव अस्तित्व में एक सतत। स्टूडेंट्स देखते हैं, जल स्रोत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन प्रणाली और कुएं एक समुदाय को पानी उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताया है कि वर्षा जब आती है तो उसमें पानी को इकट्ठा करने के लिए कुएं वगैरह जो है पानी को इकट्ठा करने के, संचय करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ पे देखते हैं, परिवहन की सुविधा दिलाकर। ठीक है, तो ये पूरा बताया गया। भारत का परिवहन बुनियादी ढांचा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर अपर्याप्त और खराब रख रखाव वाला होता है। इससे कृषि उत्पादों को समय पर और लागत प्रभावी तरीके से बाजार तक पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है। हम सरकार से बात कर उनके लिए ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए कम लागत पर ट्रैक्टर उपलब्ध करा सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये कम लागत पर आप कैसे उपलब्ध कराओगे? जैसे उनको लोन वगैरह है तो कम दर पर उन्हें दिलवा सकते हैं। नई सड़कें बनवा सकते हैं ताकि हम समय पर मंडी में जाकर अपनी फसलें जो है समय पर वो मंडी में जाके, नई फसलें कैसे, जैसे अगर वो लोग गाँव के ही होते हैं तो वहाँ पंचायत वगैरह से हम बात करके और उनको कह सकते हैं कि सड़कों का निर्माण करवाया जाए, अच्छी सड़कें बनवानी जाए जो समय पे जो है ये अपने परिवहन के द्वारा और वहाँ से जो है समय पर अपनी फसल बेच सकें। ठीक है, अब हम स्टूडेंट करेंगे 5वां क्वेश्चन, जो ये भी 4 नंबर का ही है। त्रिसत्रीय संरचना में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भूमिका और उत्तरदायित्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, त्रिसत्रीय में पहले देखेंगे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, फिर उसमें स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका रही है और उनके क्या उत्तरदायित्व है वो भी हम देखेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भारत की विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के त्रिसत्रीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रणाली में ग्राम स्तर पर पंचायत शामिल है, ब्लॉक स्तर पर समितियां और जिला स्तर पर परिषदें। ठीक है, ये आप समझ लेना कि जो ये 3 का नाम आया है कौन कौन सी है। ग्राम स्तर पर जो होती पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर समितियां होती हैं और जिला स्तर पर परिषद होती हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो एक बार। अभी जो है इसी को हम दोबारा देखेंगे धीरे धीरे, तब तक आप इसको आराम से देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन नागरिक प्रतिनिधित्व और शिकायत निवारण के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो देख लो स्टूडेंट्स, आप तीनों जो समितियां हैं कैसे कार्य करती हैं। आगे देखते हैं। त्रिसत्रीय संरचना में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भूमिका अपरिहार्य है। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाकर उनकी जरूरतों को पूरा करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर वे ग्रामीण भारत की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब हम इनके कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी ये 3 जो है समितियां जो है ग्राम पंचायत के कार्य है। यह पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट यानी गलियों में जो लाइट होती है, सार्वजनिक भवनों का निर्माण एवं रख रखाव आदि करती है। ठीक है, नंबर 2 पे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। जो गांव में छोटे छोटे से जो उद्योग बना लेते हैं ना, जैसे काम के लिए, मान लो गांव में ज़्यादातर होता है छोटा काम। ठीक है, क्योंकि बड़े पैमाने पे होता नहीं है तो उसमें उनको बढ़ावा देती है। या जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करता है और साथ में गांव का जन्म और मृत्यु का जो है वो पंजीकरण भी होता है। हमने कर लिया था पंचायत वाला, अब हम करेंगे ब्लॉक स्तर पर जो कार्य होती है। ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा आपस में ही किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक पंचायत का वित्त करों और राज्य करों में हिस्सेदारी जिला पंचायत से धन, खादी और
ग्रामो उद्योग निगम जैसे संस्थानों से अनुदान आदि आता है। ठीक है, तो इनका जो अनुदान होता है वो कहाँ से आता है? ये सारा ग्रामीण जो पंचायत होती है वहाँ से। इनके कार्य क्या है? कृषि का है, पशुपालन है, कुटीर और ग्रामो उद्योग का विकास करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जिला स्तर पर ग्रामीण सरकार, अब इसका क्या कार्य है? इनकी संख्या राज्य सरकार तय करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इनकी संख्या थी ना ऊपर, ये कौन तय करता था? वो स्वयं करते थे, लेकिन यहाँ पे जिला स्तर में कौन करेगा? सरकार करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव सदस्य द्वारा आपस में किया जाता है सरकार के। ठीक है, कार्य ब्लॉक पंचायतों के बजट को मंजूरी देना, राज्य और केंद्र सरकारों से प्राप्त अनुदानों को ब्लॉक पंचायतों को बांटना। ठीक है, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां के 10 घरों का सर्वेक्षण कीजिए तथा परिवारों की आयु संरचना को 3 प्रमुख आयु समूह में जानने का प्रयत्न कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टोटल जो है 6 मार्क्स का ही है। ये थोड़ा बड़ा है और इसमें एक तालिका दी गई है क्वेश्चन के अंदर ही। उस तालिका के आधार पर हमें ये सारा का सारा जो है वो उतारना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, तालिका मैंने ऊपर बनाई है और आप इस तरीके से, ये आपके जो है क्वेश्चन पेपर, उसमें ये तालिका ये यहाँ से ऐसे करके दी गई है और ये वाला पार्ट दिया गया है, बाकी ये पार्ट आपने आप बनाया है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि 10 परिवार, उनका सर्वेक्षण करना है। ठीक है, तो उसमें से जब हमने 10 परिवार देखे तो उसमें जो आए पुरुषों की संख्या, जो 0 से 14 साल के जो भी बच्चे थे उनमें जो मेल थे वो 15 और फीमेल जो थी वो 12 थे। ठीक है, 15 से 59, 40। ठीक है, ये हमारे जो पुरुष थे और इसमें महिलाएं थी 35 और 60 प्लस जो थे 60 से ज़्यादा जिनकी उम्र थी 5 पुरुष थे और 18 उसमें महिलाएं थी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अब हमने इनका प्रतिशत निकाला है। ठीक है, कि कितने प्रतिशत ये जो है आया है। तो यहाँ पे पुरुष जो है वो 22 इसका है और ये सारा महिलाओं का है। ठीक है, तो ये एक देखा जाए तो एक तालिका हमने बना ली है। अब इस तालिका के आधार पर हम आगे अपनी बात को रखेंगे। निर्भरता अनुपात एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय है जो कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 59 वर्ष की आयु की तुलना में आश्रित व्यक्तियों 15 से कम और 60 से ज़्यादा की संख्या का आकलन करता है। यह आश्रितों के सहारा देने के लिए कामकाजी उम्र के व्यक्तियों पर पड़ने वाले अधिक बोझ को मापने में मदद करता है। ठीक है, अब ये मापने में मदद करता है। जो हमने 10 परिवारों का ये सर्वेक्षण किया उसमें हमने निकाला था कि कितनी महिलाएं वर्किंग है, कितने जो आदमी है वो वर्किंग है, और 15 से लेके जो छोटे हैं 0 से 14 और 60 से जो ज़्यादा है कितने जो हैं वो काम नहीं करते, तो उनका सबका अनुपात निकाला था। अब हम देखते हैं पुरुषों का क्या अनुपात है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके तरीके से हमने ये पूरा निकाला है और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने अंत में ये डिसाइड किया कि 50% जो थे पुरुष। देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है फॉर्मूला है जिसके आधार पे हमने ये सारा निकाला है। फिर इसको इंटू 100 करके इस फॉर्मूले से देखा कि 50% जो है 50% हमारे पास पुरुष जो है वो वर्किंग है। ठीक है, जो कामकाजी जो पुरुष आ रहे थे वो 50 है। महिलाओं का हमने जो है निर्भरता अनुपात निकाला, इसमें ये सारा का सारा जो हमने ये है पूरा देखा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला निकाला, ये सब निकाला, तो लास्ट में हमें पता चला 85% जो वुमेन है वो काम नहीं करती हैं। ठीक है, अब परिवार के सदस्यों के साथ इसकी चर्चा की कि यहाँ तो जो आदमी है वो तो सिर्फ 50% है, लेकिन महिला इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या इसका रीज़न रहा है। सर्वेक्षण के दौरान परिवारों के सदस्यों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए उच्च निर्भरता अनुपात से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की। बच्चों और बुजुर्ग रिश्तेदारों को पर्याप्त देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता ने कई कामकाजी महिलाओं के करियर विकल्पों और आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। ठीक है, सर्वेक्षण हमारे क्षेत्र में परिवारों की आयु संरचना और निर्भरता अनुपात और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अंत में वो कहता है कि महिलाएं इसलिए ज़्यादा वर्किंग नहीं है क्योंकि वो बुजुर्गों
और घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करती हैं, उनको घर के काम ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से परिवार की जो देखभाल का कार्य है वो उनके ऊपर आ गया है और वो इसीलिए वर्किंग कामकाजी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इनकी निर्भरता अनुवाद पर प्रकाश डालता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी किया करो। ठीक है, कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।